इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों का जो फेथ है, उनका विश्वास है, उनके रिलीजन, उनके पर्पस और मोरालिटी से उठ चुका है। तो ऐसे क्या रिपरकशन होंगे उस सोसाइटी में? एक एम्प्टीनेस क्रिएट होगा बेसिकली। उस एम्प्टीनेस पर ही बात करती है फ्रेडरिक नीत्शे की ये बुक गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड ये जो लिटरल मीनिंग है इस लाइन का, वो लिटरल मीनिंग ही है जो कई लोगों को ड्राइव करता है कि वो इस बुक को पिक करें, इस बुक को पढ़ें। और यही रीज़न था कि क्यूरियोसिटी ने मुझे ड्राइव किया कि मैं फ्रेडरिक नीत्शे की ये बुक पढूँ। फ्रेडरिक नीत्शे की मेरी ये पहली बुक थी जिसे मैंने पढ़ा था। फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में एक बात बोली जाती है कि फ्रेडरिक नीत्शे जर्मन का 19th सेंचुरी का एक बड़ा ही ग्रेट थिंकर हुआ। प्रोवोकेटिव थिंकर ये शब्द का यूज़ किया जाता है फ्रेडरिक नीत्शे के लिए। प्रोवोकेटिव थिंकर का अगर अपन मोटा-मोटा कुछ अर्थ लगाएँ तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जहाँ पर सभी एक अपना-अपना विचार रख रहे हैं। तो जब फ्रेडरिक नीत्शे बोलने आता है तो वो प्रोवोक करता है दूसरे लोगों को भी काउंटर करने के लिए या अपना कुछ डिफरेंट मत रखने के लिए, यानी कि बहुत ही पेक्यूलियर इसके मत होते थे। अब जब भी मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, तो हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि बुक के थ्रू उस ऑथर की साइकोलॉजी में घुसा जाए, उस ऑथर को समझा जाए जिसने ये लिखा है। ऐसा रीज़न है इसके पीछे कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ लिखता है, तो वो सिर्फ़ लिख नहीं रहा होता है, कहीं न कहीं उसकी राइटिंग्स में उसकी साइकोलॉजी या उसके ऑब्ज़र्वेशंस इन्फ्लिक्ट होते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं इससे कि जब आप भी आप कोई फ़िक्शन वर्क पढ़ते हो, तो फ़िक्शन वर्क कहने को फ़िक्शन है, बट जो उसमें कैरेक्टर्स हैं या जिस प्रकार की भी कहानी बिल्ड की गई है, वो कहीं न कहीं रियल लाइफ़ ऑब्ज़र्वेशन से इंस्पायर्ड होती हैं ऑथर्स के। मेजॉरिटी केसेस में मैंने ऐसा देखा है और वही मैं प्रयास करता हूँ कि हर एक राइटिंग वर्क में मैं देखने का प्रयास करूँ कि ऑथर ने ऐसा ही क्यों लिखा? क्या एग्ज़ैक्टली वो इससे बताना चाह रहा था? एक तो जो मीनिंग है जो शब्दों से निकल रहा है, कहानी के माध्यम से निकल रहा है, लेकिन एक साइकोलॉजी छुपी है व्यक्ति के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके ऑब्ज़र्वेशंस रहे हैं, उस पर। तो फ्रेडरिक नीत्शे की जब मैंने ये बुक पढ़ी गॉड इज़ डेड तो पहले इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा कि क्या थे फ्रेडरिक नीत्शे का लाइफ़ कैसी रही, क्या? तो बहुत छोटे से में मैं आपको बताता हूँ। 19th सेंचुरी में जर्मनी बॉर्न ये एक फिलॉसफर, एक थिंकर हैं, जिनके पिता जो होते हैं वो एक पास्टर होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि क्योंकि वो पास्टर है तो बाइबल और चर्च ये सब सारी चीज़ें उनके घर में ही थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है कि जब 4 साल का होता है फ्रेडरिक नीत्शे, जब उनके पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे जो आगे जीवन अपना जीता है, वो एक फीमेल डोमिनेंट या फिर कहें कि मदर डोमिनेंट हाउस में जीता है या बड़ा होता है उसमें। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब नीत्शे 24 का है, 24 साल का हो जाता है, तो वो अब जर्मनी में सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर बनता है फिलॉसफी और फिलॉजी का। वापस आए बात करें बुक के बारे में तो गॉड इज़ डेड का मतलब क्या है? गॉड की मृत्यु हो चुकी है, गॉड खत्म हो चुका है ऐसा। तो ये पहली नज़र में तो ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ये क्रिश्चियनिटी पर मतलब एज़ इन डायरेक्ट कुछ एक रिबेलियन टाइप का साउंड करता है, सभी को साउंड करता है। क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट रिबेलियन है फ्रेडरिक नीत्शे का। ओके, ये एक पॉइंट हो सकता है जो कि इस बुक में कई सारे चैप्टर्स में ऐसा लगता भी है कि हाँ, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं। बट जैसे-जैसे आप बुक के कंप्लीशन पर आते हो, जैसे आप बुक को कंप्लीट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये बुक रिबेलियन से ज़्यादा एक वार्निंग है और वो वार्निंग है ह्यूमैनिटी के लिए। वार्निंग क्या है? जब बोल रहा है कि गॉड इज़ डेड तो गॉड का अर्थ सिर्फ़ एक वो रिलिजन या फिर एक क्रिश्चियनिटी या फिर चर्च या फिर क्राइस्ट से मतलब नहीं है। बट कई सारे सेंसेस में फ्रेडरिक नीत्शे ये भी बोलना चाह रहा है कि जो मॉडर्न साइंस है, जो लॉजिक है, उसने यूरोप में गॉड की आइडिया को रिप्लेस कर दिया है। अगर आप यूरोप का थोड़ा बहुत भी इतिहास जानते हो, तो आपको समझ आएगा कि एक समय 19th सेंचुरी की क्योंकि ये बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो समय वो चल रहा है जब चर्च के आइडियाज़ जो थे, जो रूल किया करते थे यूरोप को, उसको साइंस ने, लॉजिक ने, एक्सपेरिमेंटेशन ने, ऑब्जर्वेशन ने रिप्लेस कर दिया या ओवर पावर कर दिया था। तो उसके बारे में बात शुरू होती है, फ्रेडरिक नीत्शे उसके बारे में बात करता है और बढ़ते-बढ़ते फिर जो ये पूरा सेंटेंस है वो इम्पोर्टेंट है कि गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये सिंपली मतलब है कि जो हमारी पुराने वैल्यूज़ थे, उनको हमने खत्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद हमने अपने नए वैल्यूज़ नहीं बनाए, जिसके कारण एम्प्टीनेस आ गया। एक वैक्यूम की यहाँ बात कर रहा है फ्रेडरिक नीत्शे। यानी कि जब आपके जो पुराने वैल्यूज़ थे, जो आपके मोरल्स थे, जो जिनको लेकर आप अपने फ्यूचर के डिसीज़न्स लेते थे,
क्योंकि मोरालिटी बेसिकली आपको क्या करती है? आपको एक सेंस ऑफ वो देती है ना कि किसी भी डिसीज़न में क्या सही है, क्या गलत है। तो जब मोरालिटी ही आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि मोरालिटी का बेसिस क्या था? मोरालिटी का बेसिस आपका रिलीजन है कहीं न कहीं, राइट? क्योंकि वो उसकी जो कहानियाँ हैं, चर्च की या क्रिश्चियनिटी की, बेटर चर्च कहें तो ज़्यादा अच्छा है, कि उसकी जो कहानियाँ हैं, वो आपको एक मोरल ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं कि आप डिसीज़न ले पाओ कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जब मोरालिटी आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इंसान के दिमाग से, तो आपके डिसीज़न में वो इन्फ्लिक्ट हो रही है। वो आपके पुराने वैल्यूज़ थे। यहाँ अच्छे और गलत की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ़ बात हो रही है कि सोसाइटी में क्या है ऐसा। तो जब आपके पुराने वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपने नए वैल्यू नहीं बनाए, नए वैल्यू सिस्टम आपने क्रिएट नहीं किया, जिसके कारण एक वैक्यूम है समाज में, एक सोसाइटी में एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम के बारे में बात करता है फ्रेडरिक नीत्शे। और इसके बाद फिर जब मोरल ग्राउंड की बात हो जाती है, तो फिर पर्पस की बात करता है। फ्रेडरिक नीत्शे बोलता है कि फिर पर्पस क्या है? मोरल ग्राउंड जब डिस्ट्रॉय हुआ तो इंसान थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया। और जब कन्फ्यूज़ व्यक्ति पर्पस के बारे में बात करता है, क्योंकि पहले पर्पस कुछ और था, अब पर्पस क्या है? यहाँ से हमें हल्की-सी जो झलक दिखती है, वो दिखती है नाइलिज़्म की। नाइलिज़्म से अगर आप परिचित हो, तो नाइलिज़्म बेसिकली आप बोल सकते हो कि जब आप कोई वैल्यूज़ को नहीं मानो, कोई सत्य नहीं है ये मानो, और कोई भी मीनिंग नहीं है किसी भी चीज़ का। जब आप इसमें विश्वास करने लग जाओ, या फिर आपको ऐसा दिखने लग जाए, आपको महसूस होने लग जाए कि ना ही कोई वैल्यूज़ मैटर करती हैं, ना कोई सत्य है, और ना ही किसी चीज़ का कोई मीनिंग है। ये ऊपरी-ऊपरी मतलब है नाइलिज़्म का। नाइलिज़्म की बात करते हुए फ्रेडरिक नीत्शे लिखता है कि क्योंकि आपका जो मोरल ग्राउंड था वो डिस्ट्रॉय हुआ, आप जो फ्यूचर के डिसीजंस ले पा रहे थे, वो उस मोरल ग्राउंड के कारण वो आपके डिस्ट्रॉय हुए। इसके कारण क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम में क्या हुआ, उस वैक्यूम में आप वैल्यूज़ को, सत्य को या मीनिंग को तलाशने लगे। तलाशने भी नहीं लगे, उनको ना मानने लगे, नाइलिज़्म की ओर व्यक्ति बढ़ने लगा, जिसके कारण डिप्रेशन और कन्फ्यूजन वाला स्टेट जन्म लिया इंसानों में। अब नीचे जब वैक्यूम की बात करता है, तो बहुत एक अच्छी उसमें लाइन है, वो लाइन इम्पोर्टेंट है। ही हू हैज़ अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। सिंपल अर्थ है कि जब आपको व्हाई पता चल गया, क्यों, जीवन का क्यों जिसे पता चल गया, वो फिर कुछ भी बियर कर सकता है। क्योंकि जब आपके पास व्हाई नहीं है, वो रीज़न नहीं है, कारण नहीं है जीवन का, तो फिर जीवन क्या है? जीवन फिर एक रूटीन है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज के सेंस में बात करें, तो आज के सेंस में भी कुछ-कुछ ऐसा ही है। आज हम उसे कंज्यूमरिज़्म से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसीलिए फ्रेडरिक नीत्शे आगे फिर ब्लाइंड फेथ की बात करता है। कि अंधा जो विश्वास है, यानी कि जो एक सुविधा वाली चीज़ है, कि जो गॉड है वो सिर्फ़ एक सुविधा वाली चीज़ है इंसानों की, कि हमें कई सारी चीज़ों के आंसर चाहिए थे, सिंपल आंसर चाहिए थे। तो इसलिए गॉड का क्रिएशन हुआ। और ये जब मैं गॉड बोल रहा हूँ, तो मैं एकदम 100% यूरोपियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और इसीलिए वो बोलता भी है कि मैं फेक गॉड के अगेंस्ट हूँ, मैं उस गॉड के अगेंस्ट हूँ जो इंसानों ने अपने कम्फर्ट के लिए बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब यूरोप में जब चर्च रूल किया करता था, तो सपोज़ करो कोई बीमारी फैल गई, एपिडेमिक आ गया, तो कई 100 कई हज़ार लोग मर गए, या फिर फसल खराब हो गई। तो एक उत्तर तो व्यक्ति को चाहिए होता था ऑब्वियसली। उस उत्तर को इंस्टीट्यूट के लॉजिक से ढूँढा जाए, साइंस से ढूँढा जाए कि इसका कारण क्या है। कम्फर्ट तलाशा लोगों ने, वो कम्फर्ट उन्हें मिला गॉड में। यानी कि बहुत ईज़ी उत्तर है कि हाँ, गॉड के कारण हुआ, दैट्स इट। उसके बाद फिर प्रश्न नहीं पूछ सकता है कोई। ये जो कम्फर्ट वाला जो गॉड था, ये जो फेक गॉड था नीत्शे के अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट थे नीत्शे, ब्लाइंड फेथ के अगेंस्ट थे नीत्शे। इसीलिए नीत्शे ने हमेशा ही मोरालिटी हो गया, आपका रिलीजन हो गया, आपके सोसाइटी के जो नॉर्म्स हो गए, उनको हमेशा क्वेश्चन करा, और हमेशा बोला कि इन्हें क्वेश्चन करो, जिसको लेकर वो एक बात ही बोलते हैं कि ट्रुथ जो है हमेशा अनकंफर्टेबल है, और इसीलिए हम सभी को एक सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग की आवश्यकता है। इसीलिए फिर बात करते-करते नीचे आगे इसका सॉल्यूशन भी देते हैं। मतलब प्रॉब्लम पर तो बात हो गई, उसके बाद नीचे बोलते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन है उबरमैन्स, एक कॉन्सेप्ट देते हैं उबरमैन्स का। उबरमैन्स, कई लोग इसको अलग तरीके से जाते हैं कि उबरमैन शायद कोई सुपर हीरो की बात कर रहा है नीचे। बट उबरमैन्स का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नीचे बोलते हैं कि ऊपरमैन्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब आपके पुराने बिलीफ्स टूट गए, जो पुरानी बातें थी जिन पर आप विश्वास किया करते थे, वो आपके बिलीफ टूट गए, उन पर आपका भरोसा खत्म हो गया, तो नए बिलीफ बनाओ। ऊपरमैन्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? एक
एक एक एक शक्तिशाली काइंड ऑफ सुपर हीरो, बट एग्जैक्टली सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक इंसान ही जो अब रूल से नहीं चलता, जो कि वैल्यूज को वैसा एक्सेप्ट नहीं करता जैसा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। वो उनको क्वेश्चन करता है, वो उनको देखता है कि क्या ये सच है। उसके बाद फिर वो देखता है कि क्योंकि ये सही नहीं है, यानी कि मेरा पुराना बिलीफ टूट गया, तो अब जनरली क्या होता है, इस पॉइंट पर व्यक्ति में एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि क्योंकि पुराना बिलीफ टूट गया, तो वो वेट करता है कि नए बिलीफ उसको करें, लेकिन नहीं। उबरमैन्स का कॉन्सेप्ट है कि जब पुराने बिलीफ टूट गए तो खुद तुम अपने नए बिलीफ बनाओ, ओवरराइट करो, खुद लिखो। इसीलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि मोरल स्लेव नहीं बनो, क्रिएटर बनो। खुद क्रिएट करो, खुद की मीनिंग क्रिएट करो। जब आपके बिलीफ टूट गए, आपकी मीनिंग खत्म हो गए, वो सारी चीजें खत्म हो गई जिन पर आप विश्वास किया करते थे, मोरालिटी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, तो खुद मीनिंग दो, खुद क्रिएटर बनो, खुद अपने नए मीनिंग लिखो। ये उबरमैन्स का कॉन्सेप्ट है, और उबरमैन्स का कॉन्सेप्ट ये सारी जो प्रॉब्लम पहले वो बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन देता है नीचे। इसीलिए मैं इस सब पर थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ। तो आप देखो कि आज हम एजुकेटेड हैं, आज हम कनेक्टेड हैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से। इन अ सेंस बोलते हैं कि हम मॉडर्न भी हैं, बट आप देखो एक सेंस ऑफ वैक्यूम तो है। आई I मीन हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, मगर स्टिल आपको फ़ील होगा कि एक खोखलापन है, खालीपन है, जहाँ आप कनेक्टेड होकर भी कनेक्टेड फ़ील नहीं करते हो। ऐसा रीज़न क्या है इसका रीज़न? तो पहले जो हमारे वैल्यू सिस्टम थे, उन्हें काइंड ऑफ हमने रिप्लेस तो किया, मगर कंज्यूमरिज़्म से, जो कि हमारा नहीं था, आपका वो सिस्टम नहीं था। और इसीलिए इससे जन्म हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस का, और आइडेंटिटी क्राइसिस से आप वैक्यूम में ही गिरोगे क्योंकि आपने नया सिस्टम नहीं बनाया। ऐसा कुछ नीचे अपनी इस बुक में बोलना चाहता है। और इसके आगे अगर थोड़ा-सा हम बात करें तो गॉड इज़ डेड, इसमें एक मैसेज है, वो मैसेज ये नहीं है कि ये कोई आपको रिबेलियन सिखा रहा है। वो आपको कुछ पेजेज़ अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, रिबेलियन तो है, मगर एक इसका बहुत एक लार्जर जो एक दृष्टि है जिसे मैं देख पाया, वो ये है कि आपको एक मिरर, एक आईना दिखाता है, प्रोवाइड करता है कि आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि जब आप पुराने वैल्यू सिस्टम पर ठीक से नहीं बैठ पा रहे हो, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए एक मोरल ग्राउंड तैयार करो। वो सिस्टम तैयार करो जिस पर आप अपने डिसीजंस ले पाओ। और भी थोड़ा-सा ब बेटर तरीके से अगर इस चीज़ को रखा जाए तो नीचे बोल रहा है कि बिकम योर ओन गॉड, खुद के गॉड खुद बनो, जिससे कि आप अपने आप को एक सेल्फ मीनिंग दे पाओ, एक सेल्फ मीनिंग क्रिएट कर पाओ। बेसिकली ये इस बुक का कोई ना कहीं सार है। सो या दिस वाज़ ऑल।